हेलो साथियों, वेलकम टू रैली स्टडी। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2023 की एग्जाम का हम नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 25 फरवरी आज सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस दे चुके हैं। गाइस, अब तक के हम सभी एनालिसिस हमने कवर किए हैं, उनकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आगामी जो आपकी नेक्स्ट एग्जाम है, अब जो भी उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये रिव्यू। तो आप एक बार जरूर से इस हिसाब से स्टडी भी करें, ताकि यहाँ से अगर आप आउट ऑफ सिलेबस भी आपका क्वेश्चन जाए तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं सेम इसी तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार देख लीजिएगा और अपने स्टडी में थोड़ा सा इस तरह से इन चीजों को ऐड कर लीजिएगा। देखिए, 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट में हम क्वेश्चंस आपके लिए सभी लेकर आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं लगभग सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी। दोनों को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक हमने डाली है। फाइनली स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन बना है 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट का। आपका पहला क्वेश्चन बना है, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अब किस तरह का है, देखिए अभी 5 दिन पहले ही फरवरी 2023 में ही नए सीईओ इसके बनाए गए हैं। कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम ये बने हैं। अभी ये हाल ही में 2023 फरवरी में ये बने हैं। तो हो सकता है इतनी जल्दी का तो आपसे ना पूछा जाए, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछा गया होगा, हो सकता है पूछा गया होगा। इसलिए दोनों चीजें यहाँ पर इस वीडियो में कवर करवा दी है। इनके पहले थे परमेश्वरन अय्यर, इनका नाम है, इनके पहले थे। हो सकता है ये ऑप्शन में मिला हो आपको, या फिर ये ऑप्शन में मिला हो। दोनों हमने आपको बता दिया। अब जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा, आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा। पूर्व IAM अधिकारी है ये, BVR सुब्रमण्यम इनका नाम है। इनको नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है फरवरी 2023 में। क्लियर है? और सुब्रमण्यम नीति आयोग में देखिए, इनके पहले जो है परमेश्वरन अय्यर थे, इनकी जगह इन्होंने ली है और इन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। नीति आयोग नेशनल, अगर देखिए एक दिन इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो वो हम आपको कवर करवा दें। इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का इसका संक्षिप्त रूप है नीति आयोग का। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है ना, और इसका गठन 1 जनवरी को किया गया था 2015 को। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो योजना है, ये बेसिकली नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। तो योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था ये, जो एक टॉप डाउन मॉडल का पालन करता है। और भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष आपसे पूछ लिया गया है। सही जवाब रहेगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन है। 5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। और इनका जो कार्यकाल है 27 जून 2023 तक ये रहेंगे। और इससे पहले आयोग में बतौर सदस्य पहले ये कार्यरत थे, तो सदस्य थे ये, पहले इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। और इस पद पर इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी थे, इनका स्थान लिया था। प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया था। भारतीय संविधान के अगर आर्टिकल की बात करें हम, तो देखिए अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 315 में है, संघ और राज्यों दोनों के लिए। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति यदि वहां संघ का होगा तो राष्ट्रपति करेगा, और वहां यदि राज्य का होगा तो राज्यपाल करेंगे। ये यहाँ पर इस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया आपसे क्वेश्चन बना है। इंदौर आपका सही जवाब रहेगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। ये क्वेश्चन आपका फाइनली बन चुका है। देखिए, इंदौर ने लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इस लिस्ट में सूरत शहर को लगातार दूसरी बार दूसरा और सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो आप देख लीजिएगा, दूसरा भी हमने यहाँ पर रिकॉल आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है गाइस आपका, कूनो अभ्यारण्य। कूनो अभ्यारण्य में चीते कहाँ से लाए गए हैं? तो कूनो अभ्यारण्य में जो चीते लाए गए हैं ये नामीबिया से लाए गए। आप सभी को पता होना चाहिए। 17 सितंबर 2022 को यहाँ पर नामीबिया से नर और मादा चीते लाए गए। इनकी संख्या 8 है, याद रखिएगा। 8 चीते लाए गए थे, नर और मादा चीते, नामीबिया से। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर कूनो नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई थी ये 1981 में की गई थी। और मध्य प्रदेश के श्योपुर जो जिला है और मुरैना जिला, श्योपुर चंबल संभाग में आते हैं दोनों, तो श्योपुर और मुरैना जो जिले हैं यहाँ पर ये बेसिकली देखने को मिलता है। कौन सा? कूनो पालपुर नेशनल पार्क। क्लियर है? और 2009 में इसे इस सेंचुरी में चीतों के पुनर्वास के लिए स्थापित संभावित स्थल के रूप में भी प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन बना है लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड कि इन्होंने कौन सी नीति की शुरुआत की थी? हड़प्प नीति। लॉर्ड डलहौजी, आप सभी को पता होगा ये चीजें। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल ये रहे थे और हड़प्प नीति इन्होंने लागू की थी। तो हड़प्प नीति के अनुसार शासकों के स्वाभिमान उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में हिंदू भारतीय राज्यों का विनाश किया गया था। तो ये जो नीति दी थी ये लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। अगला क्वेश्चन बना है, श्रम योजना कब शुरू की गई? इस तरह से क्वेश्चन बना था। देखिए, श्रम योजना, इस तरह के 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाले हैं। इनमें से आपका एक पूछा गया होगा, या तो ये क्वेश्चन बना होगा प्रधानमंत्री, देखिए इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, इसकी शुरुआत की गई थी मार्च 2019 में।
क्लियर है। इसके अलावा अगर ये नहीं पूछा गया तो ये फिर स्वनिधि योजना वाला पूछा गया होगा आपसे, जिसकी शुरुआत की गई 1 जून 2020 को। देश भर के सड़क जो विक्रेता है इनको 10,000 रुपए का लोन इसके अंतर्गत दिया जाता है, स्वनिधि योजना के अंतर्गत। तो इन दोनों में से कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा होगा, बट यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल करवा दिया, अगर आगे से पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन बना है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आयुष्मान निधि आयोग कब शुरू हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लगता है आयुष्मान भारत योजना से ही रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना यानी PMJAY, इसको 23 सितंबर को शुरू किया गया था 2018 को, झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। और सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है 2022 तक। तो जो कि और ये जो है उस टाइम पर ही इन्होंने टारगेट किया था, तो आप देख लीजिएगा 23 सितंबर 2018 आपको ऑप्शन में जरूर मिला होगा। अगला क्वेश्चन बना है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है और यह सरकार के राजस्व और व्यय नीति से संबंधित है। राजकोषीय नीति भारत में वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन बना है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है, या ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। उर्जित पटेल आपका सही जवाब रहेगा, उर्जित आर पटेल। ये RBI के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल, इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक आपके एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे और एक आपको दिया होगा जो कि नहीं होगा, और 4 दिए होंगे, 3 दिए होंगे जो कि आपके मौलिक कर्तव्य होंगे। अब वो जो है ऑप्शंस देखकर ही बता सकते हैं, कोई भी बिना ऑप्शंस देखे नहीं बताया जा सकता है कि क्या आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस संस्था का ग्रामीण रोजगार नहीं है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये नहीं मिल पाया है, बट कि इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है, संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, यह क्वेश्चन बना है। देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया हो और कार का उत्पादन बढ़ रहा हो, तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह के उदाहरण आई थिंक आपको मिले होंगे। अगला क्वेश्चन बना है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन है। शिवाजी का उत्तराधिकारी जो थे ये संभाजी थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल को 1680 में, और उस समय शिवाजी के उत्तराधिकारी जो थे संभाजी को मिले। हाँ, उत्तराधिकार जो मिले थे शिवाजी के, ये संभाजी को मिले थे। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजाराम नाम का दूसरा पुत्र इनका हुआ था। तो उस समय राजाराम की जो उम्र थी ये मात्र 10 वर्ष थी, इसलिए मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया था। तो ये आप देख लीजिएगा, मराठों ने संभाजी को राजा माना था, तो इनका जो उत्तराधिकारी थे ये संभाजी ही थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कितने देश अमेजन वैक्सीन को साझा करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना है। ऑप्शंस भी यहाँ पर डाले हैं हमने, आपका 9 यहाँ से सही जवाब रहेगा, अमेजन वैक्सीन को 9 देश साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान कौन थे, इस तरह का। ये अधूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष में किया था, तो ये 1765 में किया था। कौन बने थे, तो ये क्वेश्चन आधा है। अब पूरा कमेंट में बताइएगा कि क्या पूरा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब हम बात करते हैं साइंस की। गाइस साइंस में जो क्वेश्चन बना है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए एक प्रकार का ये कोशिकांग होता है जो सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और सेवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा केनोपी लेयर से क्वेश्चन बना है, पैरों की ऊंचाइयों से रिलेटेड। घरों से निकलने वाला कचरा जो होता है, अवशिष्ट कचरा जो होता है बेसिकली, उसको क्या बोला जाता है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अवशिष्ट पदार्थ इसको बोला जाता है। इसके अलावा मानव सांस लेते वक्त कौन सी, मनुष्य सांस लेते वक्त कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये तो बड़ा आसानी से आप बता सकते थे, आई थिंक आपने बता भी दिया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, चुंबक के क्षेत्र में मुड़ जाने पर कौन सा विकिरण होता है, इस तरह से क्वेश्चन बना था आपका। धातु अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। और एक क्वेश्चन आपका बना है, वर्णांधता में कौन सा रंग नहीं दिखता है। तो वर्णांधता जो होती है जिस व्यक्ति को होती है उसको हरा रंग, लाल और कभी कभी नीले रंग का भी जो है, ये 3 कलर ये नहीं दिख पाते हैं। जब आगे सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती है तो उसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। और इसे कलर डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सामान्यतः उसे हरे, लाल तथा कभी कभी नीले रंग में भी अंतर समझ में नहीं आ पाता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता इसको बेसिकली बोला जाता है। यहाँ पर गाइस हमने जीके और साइंस के जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए, सभी क्वेश्चंस लगभग में हमने पूरा पैटर्न समझने की कोशिश की कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। गाइस जिस तरह से आपकी एग्जाम स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो काफी डीपली थे और काफी अजीब तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा रहे थे। बट अब जो है पैटर्न थोड़ा सा समझने देखने में आ रहा है, समझने में आ रहा है कि अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके थोड़े बहुत करंट अफेयर के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ज्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और हिस्ट्री वगैरह में से भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। गाइस इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आप डेमो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि डेमो चेकआउट करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलेगी और डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर इन पर सभी पर चल रहा है ना। इसके अलावा हमारी ई बुक है 2022 के एमपी करंट अफेयर की, इनकी लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी, दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।